धारा में देर रात फटा बादल। भारी बारिश के चलते फटा बादल। प्रशासन का रेस्क्यू फंड रिलीफ ऑपरेशन भी लगातार जारी है और ऐसे में प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित जगह पर किया है शिफ्ट। सूचना मिलते ही डीएम ने संभाली कमान। डीएम के निर्देश पर एसडीएम भी पहुंचे हैं घटनास्थल पर। सभी विभागों से समन्वय कर भेजी रेस्क्यू टीमें। आईआरएस सिस्टम से जुड़े विभाग सक्रिय हुए हैं। घटना में जानमाल की कोई क्षति नहीं बताई गई। हालांकि ये बताया जा रहा है कि 2 लोग लापता हैं, जिनकी खोजबीन भी लगातार जारी है और कई दुकानें बहने की भी संभावना बताई जा रही है। प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट भी किया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सूचना मिलते ही डीएम ने कमान भी संभाली है और ऐसे में बताया जा रहा है कि डीएम के निर्देश पर एसडीएम भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। तो देर रात ये बादल फटा सहस्त्रधारा में, जहां पर भारी नुकसान भी बताया जा रहा है। हालांकि 2 लोग लापता हैं, ये भी बताया जा रहा है, जिनकी खोजबीन भी लगातार जारी है और कई दुकानें बहने की भी संभावनाएं बताई जा रही हैं। आपको बता दें कि सहस्त्रधारा में भारी नुकसान जो है वो देखने को मिला है। लगातार भारी बारिश हो रही थी और ऐसे में बताया क्या कि बादल भी सहस्त्रधारा में फटा है। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। योगेश, कितना नुकसान बताया जा रहा है अभी? क्या कुछ आकलन भी अभी तक कर लिया गया है? रात जो है बादल फटने से जो है बड़ा नुकसान देखने को मिल रहा है कि जिस तरह से नदी का सैलाब एकदम से बढ़ गया, उसके बाद जो है कई दुकानें भी ये बताया जा रहा है कि चपेट में आई हैं, जो बह गई हैं। उनका आकलन भी अभी नहीं हो पाया है, आकलन किया जाएगा अभी। जिस तरह से ये घटना सामने आई तो उस दौरान ही जो है तत्काल फौरी राहत के तौर पर जो है एकदम से टीमों को एक्टिवेट किया गया। आपदा प्रबंधन की टीम एक्टिवेट हुई, इसके साथ साथ जो है एनडीआरएफ एसडीआरएफ मौके पर पहुंच गई, फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और खुद एसडीएम को वहाँ पर जो है डीएम ने भेजा कि चीज़ों को संभालिए और व्यवस्था को संभालिए। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो ये बात बस निकल कर सामने आ रहा है कि 2 लोग जो हैं वो लापता है, जिनकी खोजबीन जो है लगातार जारी की जा रही है। तो ऐसे में देखा जाए तो जिस तरह से देर रात बादल फटा, क्योंकि देर रात से लगातार बारिश हो रही थी, बारिश होने से जो है कहीं ना कहीं पहले ही नदियों में सैलाब था और उसके बाद जिस तरह से बारिश हुई उसके बाद जो है वहाँ पर लगातार सैलाब देखने को मिल रहा था। लेकिन रात में जिस तरह से बादल फटा और बादल फटने के बाद ये घटना सामने आई, उसके बाद से जो है लगातार देखा जाए तो वहाँ एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, फायर ब्रिगेड टीम हो, लगातार वहाँ पर जो है डटी हुई है और तमाम स्थिति को संभालने के लिए जुटी हुई है। क्योंकि घरों में भी लोगों के पानी घुसा है। उस इलाके में कई सड़कें ऐसी हैं जिनका एक हिस्सा जो है बह गया, वॉश आउट हुआ है और पुल भी जो है क्षतिग्रस्त हुए हैं। तो निश्चित तौर पर चाहे यूआईटी की बात करें, सोंग नदी में जिस तरह से काफ़ी जो है जल देखने को मिल रहा है कि वो उफान पर है। उसके साथ साथ अगर वहीं चंद्रभागा की नदी की बात की जाए तो वह भी उफान पर है। तो निश्चित तौर पर अगर इन नदियों की बात करें तो ये उफान पर देर रात से जब से बादल फटा है और इस तरह की स्थिति सामने आ रही है, जिनको संभालने के लिए लगातार वहाँ पर टीमें लगी हुई हैं। अगर चंद्रभागा नदी की बात करें तो वहाँ पर भी कुछ लोगों को रेस्क्यू किया गया है। तो यानी कि जिस तरह से देर रात ये सैलाब आया उसके बाद कई लोग इसकी चपेट में आए, जिन लोगों को रेस्क्यू करने के लिए लगातार टीमें डटी हुई है। काफ़ी नुकसान हुआ है। कुछ होटल्स हैं उनको भी वे भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। निश्चित तौर पर सभी चीज़ों का आकलन जो है आज प्रशासन कर लेगा, लेकिन अभी फिलहाल जो है रेस्क्यू कर स्थिति को सामान्य करना, उस स्थिति को संभालना बड़ी चुनौती जो है प्रशासन के सामने है। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने आईएमआईएम के राज्य प्रदेश प्रमुख के विवादित बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। बलिया स्थित पीडब्ल्यूडी डाक बंगले पर मीडिया के से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा है कि महाराजा सुहेलदेव को लुटेरा बताना और मसूद गाजी को उनका विरोधी कहना ये गलत है और ऐसे बयान देश में अशांति फैलाने की कोशिश है। अगर ऐसे बोलते रहोगे तो हमारे लोग उठाकर फेंक देंगे, चले जाएंगे और किसी दूसरे देश प्रदेश में इस प्रकार का बयान जो देश में अस्थिरता कायम करे उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सलवार के बदले सलवार किसने पहनाया है? सलवार नाम ही है ना, तो सलवार पहनाने वाले का नाम ही सलवार है। अब तलवार के बदौलत धर्म बदला कौन है जानता है? कि देश को लूट कर कौन ले गया सब जानते हैं। देश लूटने कौन बाहर से आए थे सब जानते हैं। उनसे कौन कौन राजा सब लड़े हैं, जितने बोलेंगे कुछ दिन। ये लोग ऐसे ही हैं, चाहते हैं कि देश में क्राइम हो जाए।
कि चाहते हैं कि जो व्यवस्था बनी है शांति की वो भंग हो जाए। जब ये हमारे राजाओं को लुटेरे कहेंगे और लुटेरे भी गिरफ्तार हो जाएंगे तो लुटेरों के वंशजों ने भाग गए थे यहाँ से, कहने नहीं मैं भारत में नहीं रहूँगा, हम जो है लुटेरे के वंशज हैं। तो शामली में पुलिस ने चेकिंग के दौरान 4 नशे के बड़े तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। ये सभी तस्कर नेपाल से नशीला पदार्थ लाकर पंजाब और उत्तर प्रदेश में सप्लाई करते थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से 1 किलो 200 ग्राम अफीम बरामद की है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय अनुमानित कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। साथ ही आरोपियों के पास से एडवोकेट का टैग भी मिला है। एक स्कोडा गाड़ी भी बरामद की गई है। जैसा कि आपको मालूम है, सहारनपुर रेंज में डीआईजी महोदय के द्वारा सवेरा ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसमें नशा विरोध अभियान हम लोग चला रहे हैं। जनपद शामली में भी हमारे यहाँ काफ़ी सक्रियता इसमें पुलिस दिखा रही है। विगत रात्रि में एक स्कोडा कार को रोक के चेकिंग करने का प्रयास किया गया, तो कुछ लोग भागने के प्रयास में गिरफ्तार किए जो चौसाना थे, और उनके पास से 1 किलो 200 ग्राम अफीम बरामद हुई। इसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत 12 लाख रुपए के आसपास है। इसमें 4 लोग बैठे हुए थे जो मूलतः तिकुनिया लखीमपुर के रहने वाले थे, और उनका नाम क्रमशः गुरनेब, अंग्रेज, गुरप्रीत और नरवेल सिंह है। ये सभी लोग एक अंतर राज्यीय तस्कर हैं। ये नेपाल से और लखनऊ एक ब्रजेश नाम के आदमी से अफीम को मंगवाते हैं, और तिकुनिया से अपने गाड़ी में रख के लोग इसको ट्रांजिट करके पंजाब लेके जाते हैं। पंजाब में अमृतसर में किसी को सप्लाई करते हैं ये लोग। गाजियाबाद के पत्थर कारोबारी मनीष गुप्ता के बेटे शशांक को बदमाशों के चुंगल से मुक्त कराने और उन तक पहुंचने के लिए कमिश्नरेट पुलिस ने 200 से अधिक सीसीटीवी कैमरे खंगाले हैं। अपहरण करने के बाद बदमाश शशांक को सीधे कन्नौज ले गए थे। अपहरणकर्ता में शामिल मोहित के मामा श्याम सुंदर के घर के एक कमरे में रखा गया था। बदमाशों ने वारदात को अंजाम देने के लिए 7 मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया। सभी मोबाइल फोन सीमावर्ती राज्यों से चोरी किए गए थे। पीड़ित स्वजन से फिरौती मांगने के लिए बदमाशों ने केवल व्हाट्सएप कॉल का ही प्रयोग किया। कार में जीपीएस लगा हुआ है, ये बात शशांक ने ही बदमाशों को बता दी थी। गाजियाबाद के एक अपहरण का मामला जो कि बहुत ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा था, उसको लेकर ग्रेटर नोएडा पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए ग्रेटर नोएडा के डीसीपी साथ में अखंड मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि आखिर कैसे इस घटना को आरोपी ने अंजाम दिया। सर, ये जो आरोपी ने इस घटना को अंजाम दिया, सर कैसे इन लोगों को रेकी करी और कैसे ये लोग उस लड़के तक पहुंचे? ये देखिए, गाजियाबाद के एक पत्थर व्यापारी है राम प्रकाश गुप्ता, उन्होंने थाना धनौर पे मुकदमा लिखा था। उस मुकदमे के लिखे जाने के क्रम में कई टीम्स का गठन इसमें हुआ था, जिसमें जैसे कि आपको पता है कल लड़के को हमने सकुशल बरामद किया था और 2 अभियुक्त जो है इसमें मुठभेड़ में गिरफ्तार हुए थे। बाकी 3 अन्य अभियुक्त इसमें गिरफ्तार हुए थे। ये सभी लोग आपस में दोस्त हैं, इनका टूर एंड ट्रेवल्स का काम है, सब कर्जे में थे। इनमें एक अभियुक्त जो है जिन्हें वो इसकी दुकान पर आता जाता था शोरूम का पत्थर पे, वहाँ पे उन्होंने ये योजना बनाई और उस योजना के बनाने के उपरांत एक अन्य लड़की प्रीति है वो इसके संपर्क में आई और 9 तारीख को उसने डेट के लिए इसको बुलाया, जहाँ पे लोग इस लड़के को लेकर कन्नौज चले गए और जो बाकी अन्य लोग हैं वो दिल्ली की तरफ निकल गए, जहाँ से वो कॉलिंग कर रहे थे और कन्नौज में इन्होंने इसको रखा था। से लगातार इसमें काम किया और कल जो है लड़के को सकुशल बरामद। तो ये थे हमारे साथ ग्रेटर नोएडा के डीसीपी, जिन्होंने बताया कि ये आरोपी सादे किस्म के अपराधी थे जो कि दिल्ली से कॉलिंग करा रहे थे और आरोपी लड़के को कन्नौज में रखा हुआ था। ग्रेटर नोएडा से मैं अक्षय भाटी, HNN। देवरिया के कोतवाली थाना क्षेत्र में नियक के खिलाफ धर्म परिवर्तन अधिनियम और अन्य संबंधित धाराओं में दर्ज मामलों में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने तहरीर पर 7 सितंबर 2025 को मामला पंजीकृत किया था। पुलिस ने नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमों का गठन किया था। इसी क्रम में कल लखनऊ से अभियुक्त उस्मान गनी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उसे न्यायालय में पेश कर आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। दिनांक 7 सितंबर को वादनी की तहरीर पे थाना कोतवाली जनपद देवरिया पे विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन अधिनियम तथा अन्य धाराओं में एक अभियोग पंजीकृत करके नामजद अभियुक्तों की तलाश में टीमें गठित की गई थी। इस संबंध में एक अभियुक्त उस्मान गनी पुत्र मोहम्मद इस्माइल अंसारी थाना कोतवाली को आज जनपद लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसे माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।
अभियुक्त ने अपने जुर्म का इकबाल कर लिया है। वृंदावन में 7 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथा आतंकी हमले में जान गंवाने वालों और शहीदों को समर्पित होगी। वहीं वृंदावन के केशव धाम में 15 से 21 सितंबर के बीच होने वाली भागवत कथा के मुख्य यजमान एमपी के नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए 27 नागरिक ऑपरेशन सिंदूर में 5 शहीदों के परिजनों को 51 हजार रुपए की सहायता राशि भी देंगे। ये हमारा विषय नहीं है, हमारे ऊपर का विषय है, ये अपना विषय नहीं है। हाँ, लेकिन 17 तारीख को हमने दीदी से निवेदन किया है कि हम कथा के माध्यम से भी, क्योंकि मोदी जी ने जो देश को दिया है वो शायद भविष्य में आज जो हमारा भारत देश जिस ऊंचाइयों पर जा रहा है, इसलिए 17 तारीख को वो कार्यक्रम आप सब अपनी नजरों से देखेंगे। और मैं एक और बात कहूंगी कि मोदी जी कोई मंत्री प्रधानमंत्री नहीं है, वो एक महानायक है देश के, क्योंकि साधु संतों का सम्मान राम मंदिर उन्होंने दिलाया, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर उन्होंने दिलाया। आज भारत के जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं, उन मंदिरों को अगर आप देखेंगे तो एकमात्र उत्तर प्रदेश से इतनी ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हो रही है जितना गोवा के बड़े बड़े बीचों से जनरेट नहीं हो रही है। तो आज पूरी दुनिया का युवा तीर्थों में जा रहा है। हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री की जगह रिटायरमेंट किसी नेता को लिया जाता है, महापुरुषों के लिए कभी रिटायरमेंट नहीं होता। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड पैसा नियमावली को लेकर वरीय पदाधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में आयोजित इस बैठक में उन्होंने राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में पारंपरिक और स्थानीय स्वशासन व्यवस्था के तहत ग्राम सभाओं को प्रदत्त की जाने वाली शक्तियों, अधिकारों और कार्यों से संबंधित पेशा नियमावली के कई उपबंधों पर विस्तृत चर्चा करते हुए अधिकारियों को कई अहम दिशा निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि पेशा कानून के तहत किए गए उपबंधों का क्रियान्वयन इस तरह हो जिससे राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन की परंपरा को मजबूती मिलने के साथ ही जनजातीय समुदाय को आर्थिक सामाजिक उत्थान और सशक्तिकरण भी हो सके। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 218वें उर्स के अवसर पर रांची के डोरडा स्थित हजरत कुतुबुद्दीन रिसाल द्वार शाह बाबा दरगाह पहुंचे। ऐसे में उन्होंने चादर पोशी कर समस्त राज्यवासियों के लिए सुख, समृद्धि और अमन चैन की दुआएं भी मांगी हैं। इस अवसर पर मीडिया के जनप्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए हेमंत सोरेन ने कहा है कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम सभी लोग उर्स के मौके पर हजरत कुतुबुद्दीन रिसालदार शाह बाबा के दरगाह में चादरपोश के लिए पहुंचे हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि मैंने चादरपोश की रस्म अदा कर रिसालदार शाह बाबा के समस्त झारखंड वासियों की खुशहाली के लिए प्रार्थना भी की है। विधान परिषद नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव और श्रावस्ती सांसद राम शिरोमणि वर्मा सहित सपा का 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल गोंडा पहुंचा है। दरअसल बीते दिनों सपा युवाजन सभा महासचिव सुशील गौतम पर जानलेवा हमला हुआ था। ऐसे में विधान परिषद नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी ने पीड़ित सुशील गौतम से घटना की जानकारी भी ली है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने आज गोंडा में एक प्रतिनिधिमंडल भेजा है कि ये सुशीला गौतम जी प्रदेश की महासचिव हैं समाजवादी युवजन सभा की, इनके ऊपर जो है प्राणघातक हमला हुआ और जब प्राणघातक हमला हुआ तो उसकी जांच करने के लिए क्या वास्तविकता है क्या नहीं है, कैसे हुआ क्यों हुआ, तो यहाँ आने पर ये पता चला जो है लोगों से वार्ता के बाद जो है कि मामूली एक विवाद गाड़ी को हटाने को लेकर के 31 अगस्त को शहर में रवि सिंह जी से हुआ था। सुशीला गौतम से हम लोगों ने पूछा और उन्होंने बड़े विस्तार से अपनी बात को रखा है। उनकी बात को हम लोगों ने सुना है और प्रतिनिधि मंडल जो बातें यहाँ पर हुई हैं उन बातों को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अवगत कराया जाएगा। उनको रिपोर्ट बना करके हम सभी लोग सौंपने का काम करेंगे
और ये घटना छोटी घटना थी, बहुत बड़ी घटना नहीं थी, लेकिन छोटी घटना को बड़ी घटना बना दिया गया, जो निंदनीय है। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए थी।